नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 9 में। मैं सुनीता रानी आज आपको करवाने जा रही हूँ एनसीईआरटी की पुस्तक संचयन भाग 1 में से पाठ नंबर 2 स्मृति, जो कि श्री राम शर्मा ने लिखा हुआ है। तो चलिए करते हैं स्मृति। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्मृति शब्द का अर्थ बताना चाहूँगी। स्मृति मीन्स होता है याद। हम सब के जीवन की कुछ यादें होती हैं, तो श्री राम शर्मा ने भी अपनी कुछ बचपन की यादों को हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए करते हैं कि श्री राम शर्मा जी की यादें क्या थी। सन 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर था, जनवरी का प्रारंभ होगा। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मीन्स बहुत ठंडा, ठीक है। वो सर्दी थी। 2-4 दिन पूरा कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। यानी कि बूंदाबांदी होने से, बारिश होने से जो सर्दी थी वो और भी बढ़ गई थी। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। मैं घर को चलने लगा। साथ में छोटा भाई भी था। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। अब बच्चों, इसमें आया है कि लेखक जो था उसको भाई साहब की मार का डर था। अब वो डर क्या था? वो डर यही था कि वो झरबेरी से जो बेर तोड़ तोड़ के खा रहे थे, तो काफ़ी समय जो बाहर रहते थे, तो भाई साहब जो थे इसी बात से नाराज़ हो जाते थे। तो समटाइम्स उसको बहुत डांट पड़ती थी, समटाइम उसको मार पड़ती थी। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका थी। आशंका मतलब उनके मन में एक जो थी ये शंका थी कि बेर खाने के अपराध में तो पेशी ना हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाए, ये बहुत ज़रूरी है। अब जो भाई साहब थे, उन्होंने लेखक को पत्र जो थे डाक खाने में डालने के लिए दिए थे। तो कौन से डाक खाने में जाकर पत्र डालने के लिए कहे थे? मक्खनपुर के डाक खाने में, ठीक है। और शाम की डाक से निकल जाएं, इसलिए उन्होंने बोला था कि पत्र जल्दी से जो है मक्खनपुर के डाक खाने में डाल के आओ। जाड़े के दिन थे। 30 पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठिठुरा रही थी। मज्जा मीन्स कि जो आपके हड्डियां हैं, तब वहां तक जो ठंड थी वो उसके अंदर तक पहुंच रही थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। अब लेखक के साथ उनके कौन थे? उनके भाई थे, छोटे भाई थे, और दोनों ने जो थी धोती बांधी हुई थी। और ठंड से बचने के लिए उन्होंने एक धोती जो थी वो अपने कानों के इर्द गिर्द लपेट रखी थी। और जो माता जी थी, उन्होंने भी चने भिजवाने के लिए एक धोती दी, जिसमें कि चने बांध के दिए। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना उस उम्र में राइफल से नहीं। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। अब लेखक का डंडा बना किसका हुआ था? बबूल का। और उसका डंडा सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, मतलब उसने उस डंडे से कई सांपों को मार डाला था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच बढ़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उसे आम झुरे जाते थे। आम झुरे जाते मतलब झड़ जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ गए। प्रसन्न वदन मीन्स खुशी खुशी। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थीं। अब अगर प्रश्न आए कि जो लेखक था, ठीक है, उस ने चिट्ठियों को कहाँ रखा था, तो लेखक की जेब में कुर्ता ना होने, लेखक के कुर्ते में जेब ना होने की वजह से उसने जो चिट्ठियां थी वो अपनी टोपी में रख ली थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस से गांव में 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि जो लेखक के गांव में जो कुआं था
वो कैसा था और उसमें क्या पड़ा हुआ था। तो लेखक के गांव में जो कुआं था वो कच्चा था और उसमें एक भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। उसमें पानी ना था और ये कुआं कैसा था, ये कुआं पानी रहित था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था, कुछ कारण भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। और लेखक को कब पता लगा कि उस कच्चे कुएं में जो काला सांप गिरा पड़ा है, उसको 2 महीने पहले ही पता लगा था। बच्चे नटखट होते हैं, नटखट मीन्स शरारती होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी। अब उसके दोस्तों को वानर टोली क्यों कहा गया, क्योंकि जो वानर होते हैं ना वो बहुत ही चंचल स्वभाव के होते हैं और बहुत ही नकल करने वाले होते हैं। तो बच्चे जो होते हैं ना वो भी बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। इसलिए यहाँ लेखक ने लिखा कि मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी पूरी टोली वानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से घर लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकने मतलब झुक के देखने की सोचा। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। अब खाली कोई भी चीज़ हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे वो कोई इमारत हो, ठीक है, चाहे कोई भी प्लेस हो, तो वहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी आवाज़ करते हो तो वो गूंजती है। तो वो फिर से क्या होता है, आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है। तो अब लेखक जो था उसमें ढेले फेंकता था, यानी कि स्टोन्स छोटे छोटे फेंकता था, ताकि उसको उसके गिरने के बाद जो उसका साउंड आएगा वो उसे अच्छा लगता था। उसके सुनने के बाद हम अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा रखते थे। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। प्रतिध्वनि होता है कि आवाज़ आने के बाद आपने जो आवाज़ लगाई उसको दोबारा से आपको सुनने को मिलना, वही आवाज़, ठीक है। तो कहते कि जब मैंने वो स्टोन डाला, वो कंकर डाला, वो ढेला डाला, तो उनको ढेले की आवाज़ की बजाय क्या सुनाई दिया, एक फुसकार सुनाई दी थी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोशपूर्ण फुसकार पर कहे लगाए। क्रोशपूर्ण मीन्स क्रोधित होकर सांप जो था वो आवाज कर रहा था, फुसकार मारता था और उस आवाज को सुनकर बच्चे हंसते थे। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। अब एक हाथ से टोपी क्यों पकड़ता था, क्योंकि लेखक जो था कुएं में झुक के देखता था उस सांप को और उसकी टोपी कुएं में न गिर जाए, इसलिए वो अपनी टोपी को हाथ से पकड़ लेता था। यह रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। यानी कि जो उनको आदत पड़ी हुई थी कि हाँ जी इसमें जो एक ढेला फेंकना है और उसकी आवाज़ सुननी है, ठीक है, तो उसने फिर से ढेला फेंका। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछलकर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। अब लेखक पर बिजली सी क्यों गिर पड़ी, जब उसने कुएं में ढेला डाला तो वो तो रोज का काम था। आज ऐसा क्या हो गया था कि उसको लगा कि बिजली गिर जाना मतलब कोई मुसीबत आ पड़ना, तो उसको आज ऐसा क्यों लगा था। सांप ने फुसकार मारी थी या नहीं, ढेला उसे लगा था या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थीं। अब क्योंकि लेखक की टोपी उस कुएं में ना गिर जाए, इसलिए लेखक जो थे वो उसको हाथ डाल लेते थे कुएं में झुककर देखने से पहले। लेकिन आज क्या हुआ, आज जो टोपी में से वो चिट्ठियां निकल गई थी और चक्कर खाती खाती किस में गिर गई थी, उस कुएं में गिर गई थी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रह जाता है, उसी भांति से चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई।
तो इस तरह से उसकी जान निकल गई। उसको ऐसा क्यों फील हो रहा था? क्योंकि उसको भाई साहब के डांट की डर था, और क्योंकि वो चिट्ठियाँ जो उन्होंने शाम की डाक तक पोस्ट करने के लिए बोला था वो तो अब कुएं में चली गई थी। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा, वैसे जैसे ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़कर देख उस पर हमला करता है, पर वो तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। अब उसको इतना घबराहट हो गई थी कि चिट्ठियां गिर गई हैं, भाई सबसे डांट पड़ेगी और मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी थी वो पूरी नहीं कर पाऊंगा, तो उसे घबराहट हुई थी। और इतनी घबराहट हुई, वो इतना झुक के उन चिट्ठियों को पकड़ने लगा था कि वो खुद कुएं में गिर जाता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई डाढ़े मारकर और मैं चुपचाप आंखें डबडबाकर। अब डाढ़े मारकर रोना मतलब बहुत जोर जोर से रोना। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी के बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। ठीक है, उद्वेग मीन्स बेचैनी। पलकों को ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते थे। ठीक है, उसके अंदर जो डर था और जो एक भावना आ रही थी कि मैंने अपना जो फर्ज था वो पूरा नहीं किया, पत्रों को डाकखाने में डालने का। तो कहते कि मैं बहुत कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मेरे गालों पर फिर भी आंसू जो थे मेरी आंखों से निकल के ढलक जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल दी, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। अब लेखक को दूसरा उपाय क्या लगा? उसको पहले तो फील हुआ कि उसने चिट्ठियां गिर दी, लेकिन अभी उसको क्या लगने लगा था कि वो घर जाके झूठ बोल दे और इस कुएं में मिट्टी डाल दे ताकि जो पत्र है वो किसी को दिखाई ना दे, और घर जाके झूठ बोल दूं कि मैं तो चिट्ठियां डाल आया। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होगी। कि रुई की तरह धुनाई होना यानी कि बहुत मार पड़ेगी। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। सच बोलकर पिटने के भावी भय मतलब अभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन आने वाले समय में उसको पिटाई हो सकती है, ये सोचकर ही उसको डर लगता था। और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बहुत से दवा में बैठा सिसक रहा था, यानी कि धीरे धीरे रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आई। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी। अब उसे क्या लग रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं। तो कभी दिल करता था कि वहां से भाग जाऊं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पर फिर रही थी। दुधारी मीन्स 2 धारों वाली। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। अब जब आप कोई काम करने की ठान लो ना, तो आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। तो अब लेखक जो थे उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं होता कि मैं ये पत्र जो है कुएं में से निकाल लेता हूँ। तो दृढ़ संकल्प करते हुए वो क्या करते हैं, कुएं में घुस जाते हैं। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था। अब भयंकर निर्णय क्यों लगा था? क्योंकि कुएं में तो काला सांप था, वो उनको डस लेता, वो बहुत ही जहरीला था। लेकिन जो लेखक था उसने सोच लिया कि नहीं, मुझे तो चिट्ठियां हर हाल में कुएं से बाहर निकालनी ही है। बट इसके पीछे भी एक वजह थी। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या कहते, डू और डाई की सिचुएशन में जब आप होते हो तो कहते फिर आप कुछ भी नहीं सोच पाते। आपको एक फर्म डिसीजन ले लेते हो कि यस, मुझे ये काम करना ही है। मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। अब लेखक को पता था कि उसकी गलती थी, ठीक है, लेकिन वो उस गलती को सुधारना चाहता था। इसलिए उसने ये डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, कुएं में जाएगा और चिट्ठियां लाएगा। और फल यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा,
उसे फल की क्या चिंता। कहते जब आप कोई भी एक फर्म डिसीजन लेते हो, आगे बढ़ने की सोचते हो, पीछे मुड़ के नहीं देखना ये सोच लेते हो, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने में सक्षम हो जाते हो। ये एक जिंदगी की सच्चाई है। अब लेखक को भी ये था कि उसे पत्र हर हालत में निकालने हैं, तो उसने भी फल की परवाह किए वहाँ पे कुएं में छलांग लगाने का या कुएं में जाने का निश्चय किया। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर करता है, यानी कि परमात्मा पे उसने छोड़ दिया। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। विषधर सांप को बोला है। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता नहीं थी। अब लेखक जो थे, जाने से पहले उनके मन में अब ये कन्फ्यूज़न नहीं था, डर नहीं था कि या तो मैं मरूंगा या तो फिर मैं इस पत्रों को लेके जिंदा वापस आ जाऊंगा। ये कुछ भी नहीं था, डू और डाई की सिचुएशन थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। अब क्योंकि लेखक ने पहले भी बताए हैं कि उनका जो डंडा है वो क्या था, वो उससे उसने बहुत सारे सांपों को मार दिया था। तो अब उसको विश्वास था कि वो कुएं में घुसते ही उस सांप को मार देगा और चिट्ठियां उठा लाएगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। जब आप किसी चीज़ पे विश्वास कर लेते हो कि मैं ये करूँगा, मैं कर सकता हूँ, जब आप खुद पे ये विश्वास कर लोगे तो आप डेफिनेटली वो काम जो है वो कर सकते हो। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत मुझे नीचे बुला रही है। अब छोटा भाई क्यों रो रहा था? उसे पता था कि काला जहरीला सांप कुएं में है और इसको डस लिया तो ये मर जाएगा, वो इसलिए रो रहा था। यद्यपि वह शब्दों से ना कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप से कुएं में बैठी थी, पर उस नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ। एक धोती मेरी, एक छोटे भाई की, एक चने वाली, 2 कानों से बंधी हुई। इस तरह से 5 धोतियां और कुछ रस्सी मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। अगर आपको पूछा जाए कि जो लेखक था वो इतनी गहरे कुएं में धोतियों की मदद से गया, तो उसके पास टोटल कितनी धोतियां थी? उसके पास 5 धोतियां थी। कौन कौन सी? 2 उन्होंने पहनी हुई थी, 2 उन्होंने अपने कानों को छुपा रखा था सर्दी से बचने के लिए, और एक उनको उनकी माता जी ने दी थी चने भुनवाने के लिए, चने डाल के। हम लोगों ने धोतियां एक दूसरे से बांधी और खूब खींच खींच कर आजमा लिया कि गांठें कड़ी हैं या नहीं। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया। दूसरे सिरे को डेंग यानी कि वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, के चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लेखक के छोटे भाई की उम्र क्या थी, तो उसके छोटे भाई की उम्र 8 वर्ष थी। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, आश्वासन मीन्स विश्वास दिलाया, कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। अब उसको ऐसा विश्वास क्यों था? क्योंकि ऑलरेडी पहले ही वो बहुत सारे सांपों को अपने लाठी से मार चुका था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप जो थे वो मारे थे। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था। उसको मारना मैं बाएं हाथ का खेल समझता था। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, तब ध्यान से नीचे को देखा। अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर, आधा अग्र भाग ऊपर उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। घातक मीन्स खतरनाक, ठीक है। और वो खतरनाक आसन बनाकर बैठा हुआ था। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और फुंकार मारकर चोट करता है, ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। अब सांप जो था वो लेखक पर हमला करने के लिए तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी मैं, और उसका कॉम्पिटिटर कौन था? लेखक। मैं
उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डेंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। इसके माने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर बैठना, मतलब 1.5-2 फुट की गज की दूरी भी नहीं थी और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते चोट करता, यानी कि उस पर हमला करता। स्मरण रहे कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से भी अधिक होता ही नहीं। अगर ये पूछा जाए कि कच्चे कुएं का व्यास जो होता है वो कैसा होता है, बहुत संकरा होता है, यानी कि बहुत तंग होता है और 1.5 गज से ज़्यादा नहीं होता। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीचों बीच, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। साधन कौन सा? वो धोती जिसपे कि वो लटक के नीचे जा रहा था। ऊपर से लटकर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, उतरना तो था ही। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब क्योंकि बाजू के बल उसने नीचे उतरना था और लेखक भी छोटे बच्चे थे तो वो थक चुके थे। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था? धीरे धीरे उतरने लगा। एक दिन एक इंच ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था त्यों मेरी एकाग्रचित्तता बढ़ती जाती थी, यानी कि उसका फोकस जो था वो बढ़ता जाता था। मुझे एक सूझ सूझी, यानी कि उसे एक उपाय सूझा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा लिए, यानी कि उसकी दीवारों पे लगा लिए। दीवार से पैर लगाते ही जो कुछ मिट्टी थी नीचे गिरी और सांप के फू करके उस पर मुंह मारा। मेरे पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक झूल कर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए। अब उसको पता लग गया था कि अगर सीधा जाऊंगा तो जो सांप है मुझ पे हमला करेगा, तो उसने अपने दोनों जो पैर थे वो किससे सटा लिए थे? वो दीवारों से, और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। अब वो कुएं में पहुंच चुका था, उसकी जमीन पे खड़ा था और 1.5 फुट की दूरी पर था। आंखें 4 हुई। आंखें किस किस की 4 हुई? 2 आंखें सांप की और 2 आंखें लेखक की। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा मीन्स जो आंखों से सुनता हो। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था और अब लेखक जो था वो भी आंखों से, मतलब बहुत ज़्यादा उसने फोकस जो था वो उस पर किया हुआ था सांप पे, कि वो किस दिशा में जो अपना फन फैलाता है और किधर हमला कर सकता है। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किसके ओर आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी, शायद वह मेरे आक्रमण के प्रतीक्षा में था। अब सांप जो था वो एक जगह पे खड़ा था, वो ये इंतजार कर रहा था मानो जैसे कि लेखक कब उस पर प्रहार करता है और कब वो उस पर वापसी हमला करेगा। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी इतनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा की ये संभवता प्रतीत हुई। अब यहाँ पे उसने कहा है कि कई बार क्या होता है कि योजनाएं मिथ्या महसूस होती हैं और उल्टी निकलती हैं, मतलब आप सोचते कुछ और हो कुछ जाता है। अब लेखक ने क्या सोचा था कि वो डंडे से सांप को मार देगा, लेकिन डंडा तो घुमा के ही मारता ना उसके, लेकिन अंदर जो कुआं था वो तो बहुत जो तंग था उसका मुंह, ठीक है, नीचे से कुआं बहुत तंग था, तो वो उसको कैसे घुमाता, डंडे को कैसे मारता वो सांप को। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाई जा सके। सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग ना दबा तो फिर वह पलटकर जरूर काटता, और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर भी उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। 2 चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी। अब जो
टोटल 3 चिट्ठियां थी, 2 तो बिल्कुल उसके मुंह के पास पड़ी हुई थी। अगर वो वहां से उठाता और उसका जो फन था वो ना दबता तो वो क्या करता, अपनी फुंकार से सारा जहर जो था लेखक पर उगल देता और लेखक की डेथ हो सकती थी। और एक मेरी ओर थी, 2 चिट्ठियां तो सांप की ओर थी, एक जो लेखक की तरफ थी। मैं तो चिट्ठियां लेने ही उतरा था। हम दोनों अपने पैंतरों पर डटे रहे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए, ठीक है। और दोनों जो थे, पैंतरे मीन्स अपनी स्थिति, दोनों ही सांप और लेखक अपनी अपनी स्थिति में अड़े रहे। और उसे 4-5 मिनट हो गए ऐसे ही, दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक तरल विष मेरे शरीर में पहुंचा ही देता। वो जैसे भी उसे मारता तो उसका विष जो था लेखक की बॉडी में चला ही जाता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। चाहे लेखक उसे मार देता, लेकिन मरने से पहले वो अपना विष जो था वो लेखक पर उगल देता। अब तक सांप ने वार ना किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल जो था वो छोड़ दिया था। ऐसा करना उचित भी ना था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, यानी कि वो मार नहीं पा रहा था। उसे बाध्य होकर यानी कि मजबूर होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा। दूसरा मार्ग अब उसको अपनाना पड़ा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाई ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा न मानी। डंडा छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया। अब इस डर से जब उसने झपट्टा मारा सांप ने डंडे पर तो लेखक डर गया था, उसके हाथ से डंडा छूट गया था और वो वहां से उछल पड़ा। जानबूझकर नहीं उछला था, यूं ही बिदक कर उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीप सा कुछ लगा हुआ था। और ये पीप क्या थी? विष था। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, यानी कि मैं उसको मानता था कि यह ये विषधारी है। उस सर्टिफिकेट की जरूरत ना थी। सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। ठीक है। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य तो समाप्त हो गया, यानी कि मैं खत्म हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके में टूट गया और उसका भाई जो था वो उससे जुदा हो गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजान न थी, पर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। अब सेकेंड टाइम क्या हुआ कि जब दोबारा लेखक ने कोशिश की तो सांप ने दोबारा जो था वो वार किया और इस बार तो वो डंडे से चिपक ही गया था। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर खींच गया और गुंजलक मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। गुंजलक मीन्स कि जो उसने डंडे के चारों तरफ जो सांप था वो लिपट गया था। ठीक है। और उसकी पीछे वाली बॉडी जो थी वो लेखक को छुई। उफ, कितना ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने को निकल आते हैं। कहते भी है ना, जागो राखे साइयां मार सके ना कोई। अब लेखक की मौत
नहीं आई थी तो वो बच गया। वह दैवी कृपा थी, भगवान की कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। ठीक है, अब सांप जो था उस पर लिपट गया था तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया था। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया था। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उसने खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी। जीत कैसे हो चुकी थी? क्योंकि उस चिट्ठियाँ निकालने गया था और चिट्ठियाँ तो उसने धोती में बांधकर भाई को पहुंचाई दी थी, पर अपना निशाना गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार करता, इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, क्योंकि सांप को तो यही लग रहा था कि उसी तरफ कोई उसका जो है प्रतिद्वंदी है, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया और जैसे ही वो झपटा उससे थोड़ा सा खिसका तो लेखक ने वो डंडा खींच लिया। पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया, लेकिन बीच में ही जैसे उसने डंडा उठाया सांप ने फिर से हमला किया, लेकिन क्योंकि लेखक के पास डंडा था तो डंडे की वजह से उसका पैर जो था वो बच गया, नहीं तो उसके दांत जो थे वो उसके पैर में गड़ गए होते। किसके दांत? सांप के दांत। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम न था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं होगा। अब वो कितना गहरा चला गया था? 36 फुट नीचे चला गया था। 15-20 फुट के बिना जो था वो बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता था। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की आयु में मैं 36 फुट चढ़ा। अब लेखक की आयु कितनी थी? 11 साल। तो वो कितना बड़ा था अपने भाई से? 3 साल। अगर ये पूछा जाए कि छोटा भाई कितना छोटा था उससे, तो भी 3 साल ही आएगा। अगर दोनों की एज पूछी जाए तो छोटा भाई 8 साल का था, लेखक 11 साल का था। पर 1-1 इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ा। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है, पर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। अब कुएं से निकलने के बाद उसकी दशा क्या हो गई थी? वो बिल्कुल बेहाल हो चुका था। देह को झरझूर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके उसको ये मतलब उसने चेतावनी दी कि वो किसी को बताए ना, कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे। हम लोग आगे बढ़ गए। ठीक है, सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने माँ को सुनाई। अब ये घटना उसने पहले नहीं सुनाई थी, लेकिन 1915 में जब उसने अपनी मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की परीक्षा पास की तो उसके बाद उसने ये घटना अपनी माँ को बताई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने के नीचे छिपा लेती है। डैना मीन्स पंख। तो कहते कि माँ की आंखों में आंसू थे और उसने मुझे प्यार से गोद में ऐसे बिठाया जैसे चिड़िया पंख के नीचे अपने बच्चे को छुपा लेती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। तो ये बहुत ही खूबसूरत जो याद लेखक ने हमारे साथ शेयर की है, जो कि उसकी बचपन की है, और इसमें एक जो बच्चा है उसकी मनस्थिति का, उसके चंचलपन का उन्होंने बड़ा ही सजीव वर्णन किया है। तो ये थी आपके पाठ्य पुस्तक संचयन में संकलित कहानी स्मृति, जो कि श्री राम शर्मा जी की लिखी हुई है। उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और इसमें आए हुए जो प्रश्न हैं, जो पॉसिबिलिटी है जिन प्रश्न की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपने उनको सुना भी होगा और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।